हेलो बच्चों। तो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं साइंस की 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करूँगी। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को मैं बहुत ही वेलकम करती हूँ कि आइए आप पढ़कर देखिए एक बार आपको कैसा लगता है। और मैं होप करती हूँ कि मैं इसको हम कंप्लीट ही करूँगी सीरीज़ को पूरी। और लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आते हैं, सब लोग अपने पेन कॉपी सब रेडी कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. So consider the following situation of daily life and think what happens. Milk is left at room temperature during summers. An iron tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested in our body. We respire. तो जब भी हम ये सारे सिनेरियोज देखते हैं कि अगर मिल्क को रात को ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो सुबह तक एक कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आयरन तवा, पैन, नेल अगर हम एक्सपोज रहे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो आप लोगों ने देखा कि उसमें क्रस्ट लगने लग जाता है। ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं। खाना कैसे पकता है और हमारी बॉडी के अंदर फूड हम कैसे पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम सांस ले रहे हैं। ऑल दिस इज़ अ केमिकल चेंज. So in the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. जो ऊपर की सिचुएशन है इसमें जो आइडेंटिटी और नेचर है सब्सटेंस का वो चेंज हुआ है. हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर के. तो जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो क्या कहा जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है. तो हम उसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि हम आपके उस एक्टिविटी के बेसिस पे आपके इन सारे क्वेश्चंस को सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं. सो एक्टिविटी 1.1 पे हम लोग आते हैं और इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट अगर क्लास में आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में टीचर करवाए तो आप ये सिर्फ टीचर की प्रेजेंस में ही करिएगा और एक सुटेबल आई ग्लास पहनकर ही. तो करना क्या कि हमें एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसको हमें क्या करना है सैंड पेपर से रब करना है. फिर हमें क्या करना है एक होल्ड करना है उसको, एक पेयर ऑफ टोंग चिमटी आती है उससे क्या है हमें सैंड पेपर उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना है और उसको हमें एक स्पिरिट लैम्प या बर्नर की मदद से हमें उसको बर्न करना है. तो जैसे ही बर्न होगा ना तो उससे एशेस क्या होगी नीचे हमें एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करनी है. तो होगा क्या, जैसे इस एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है आप इसमें देख रहे होंगे कि एक स्पिरिट लैम्प है, उसमें एक रिबन है मैग्नीशियम रिबन और जिसको हमने टोंग की मदद से पकड़कर बर्न किया है. उसमें से जो एशेस, जब भी कुछ चीज़ बर्न होती है तो उससे एशेस तो निकलती है, आप लोगों ने देखा ही होगा. तो एशेस को हमने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है. और जो ये हम मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इसको हमें आई लेवल से थोड़ा दूर रखना है. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है, लेट डाइव इनटू दैट. तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे उसमें से एक डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी और उस फ्लेम की वजह से जो वाइट पेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाइट पाउडर. सॉरी मैंने वाइट पेपर बोला है. मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट पाउडर में और ये जो पाउडर है वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, विच इज जो कि फॉर्म होता है ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो बच्चों आपने एक्टिविटी 1.1 में देखा है कि मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में. तो उसमें क्या हो रहा है उस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज इन स्टेट हुआ है. ठीक है, जो स्टेट था पहले एक जो मैग्नीशियम रिबन का एक स्टेट था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, पाउडर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में. तो इसमें हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज इन स्टेट हुआ है. अब हम एक्टिविटी 1.2 देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. तो आइए हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं. एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखा गया है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब.
तो उसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। अब उस सोल्यूशन के अंदर हमें क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो जब हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन में हम पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी। तो हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। तो उसमें क्या बोला गया कि एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या सोल्यूशन लेना है, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। अभी बच्चों आप टेक्निकल टर्म्स में मत जाइए, बट मैं आपको ये समझा रही हूँ। ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। अब हमें बोला गया है कि हमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं और हम उससे क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो हम पोटेशियम आयोडाइड को हम डाल रहे हैं लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में। जब हम लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन से क्या होगा, एक हमें दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अभी आपको हम इतना रिएक्शंस में नहीं जाना है कि क्या हो रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि जब हम दो सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं। तो वही चेंजेस को मैं एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भी पोटेशियम नाइट्राइड KNO3, जब हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को KI, तो क्या बोलता है, लेड आयोडाइड बनता है जो कि होता है येलो कलर का। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ है, एक क्लियर सोल्यूशन को येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से चेंज इन कलर भी देखा जाता है और यहाँ पे बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अभी रिएक्शंस में मत जाना, बस मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, चेंज इन कलर भी होता है। तो बच्चों अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। तो हम इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम जिंक ग्रैन्युल्स को लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ। उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक ये कोनिकल ऐसा शेप का होता है, आपको केमिस्ट्री लैब में दिखेगा, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। उस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे, जिंक ग्रैन्युल्स लेंगे। अब इस जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर से हम क्या डालेंगे, एक डाइल्यूट यहाँ पे लिखा है ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस सोल्यूशन, टू दिस जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्युल्स में हम जो हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया है उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। अब एसिड है तो इसको थोड़ा ध्यान से डालना। उसके बाद हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या हुआ है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं तो होता क्या है, जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, और साथ में ही एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो वो हमें पता कैसे चलेगा, जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो एक पॉप साउंड होगी, वो पॉप साउंड होगी हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन की। तो अगर हम उस कोनिकल फ्लास्क जिसमें रिएक्शन हुई है, अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें वहाँ पे एक चेंज इन टेम्परेचर भी दिखेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब आप टच करोगे तो आपको थोड़ा वार्म फील होगा कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.3 पे, इसमें क्या होता है, जब हम जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये कैसे पता चलेगा, हमें एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इस एक्टिविटी में देखा गया, एक तो चेंज इन टेम्परेचर,
और दूसरा आएगा एक इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक गैस इवॉल्व होगी। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो अगर हम ऊपर की तीनों एक्टिविटीज़ को अगर हम कंबाइन करें तो हमें उससे पता चलता है कि अगर चेंज इन स्टेट हो रही हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर हो या इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो, तो इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। As we observe the changes around us, we can see there are large variety of chemical reactions taking place around us. अगर हम ऑब्जर्व करें इन चेंजेस को तो हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास काफ़ी वैरायटी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इन्हीं सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर को हम शॉर्ट रखते हैं। ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप सभी इस लेक्चर्स को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो 10th बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अच्छे से पढ़िए। आपके पास काफ़ी टाइम है अभी और हम धीरे धीरे करके पूरा लास्ट तक सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।